गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण टॉपिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक या बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखना है। आइए चलिए हम देखते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी बच्चे के जन्म में उसके माता पिता और पूर्वजों के जीन का प्रभाव पड़ता है। तो जो बच्चा होता है उसमें जब पूर्वजों का प्रभाव पड़ता है तो उस पूर्वजों का प्रभाव उसके विकास को भी प्रभावित करता है। किस प्रकार के विकास को प्रभावित करता है? शारीरिक विकास के, मानसिक विकास को, संवेगात्मक विकास को, बौद्धिक विकास को, यानी कि हर प्रकार के विकास को उसके वंशानुक्रम के द्वारा प्रभावित होता है। अब इसमें क्या होता है कि बालक का चाहे रंग हो, रूप हो, लंबाई हो या अन्य जो भी शारीरिक विशेषताएं हो गई, बुद्धि, तर्क, स्मृति, इन सब का निर्धारण वंशानुक्रम के द्वारा होता है। इस वंशानुक्रम के निर्धारण में 2 प्रकार के नियम भी काम करते हैं। जैसे एक होता है भिन्नता का नियम यानी कि लॉ ऑफ वेरिएशन। जैसे कि हम अभी जाने हैं कि पूर्वजों का असर पड़ता है बालक पे, तो शारीरिक लंबाई पे, रंग रूप पे, बुद्धि पे, तर्क पे, सृजनात्मकता पे, संवेगात्मक पे हर प्रकार से प्रभाव तो पड़ता है। लेकिन एक ही माता पिता के संतान अलग अलग बुद्धि लब्धि वाले, अलग अलग रंग रूप वाले, अलग अलग लंबाई के हो सकते हैं। यही जो वंशानुक्रम का नियम होता है यह होता है भिन्नता का नियम। एक दूसरा नियम होता है प्रतिगमन का नियम यानी कि लॉ ऑफ रिग्रेशन। जैसा कि अभी हमने आपसे चर्चा किया कि किसी भी बालक के जन्म पर वंशानुक्रम का असर तो पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले माता पिता या प्रतिभाशाली माता पिता या शारीरिक रूप से वरिष्ठ माता पिता की संतान भी दुर्बल या मंद बुद्धि के हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही नियम लॉ ऑफ रिग्रेशन यानी कि प्रतिगमन के नियम कार्य करता है। अर्थात ऐसा होना आवश्यक नहीं है सभी मामलों पे कि वंशानुक्रम का ज्यादा असर पड़े। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो बाल विकास को प्रभावित करता है वह होता है वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट। यह इन्वायरमेंट, यह वातावरण भी बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक हर प्रकार के विकास को प्रभावित करता है। कैसे करता है कि बालक जब बड़ा होता है, शिशु होता, जन्म लेता है, जन्म के पश्चात शिशु के रूप में, फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था के रूप में होता है, तो वह घर से बाहर निकलने लगता है। तो चाहे परिवार हो, सोसाइटी हो, विद्यालय हो, पास पड़ोस हो, हर प्रकार का वातावरण बच्चे को विकास को प्रभावित करता है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है घर का वातावरण। क्योंकि बालक जब भी जन्म लेने के पश्चात थोड़ा सा बड़ा होता है तो घर के माहौल को सबसे पहले देखता है, माता पिता को देखता है, परिवार को देखता है। तो परिवार का जैसा वातावरण होगा, जिस प्रकार के लोग होंगे, जिस प्रकार की सोच वाले लोग होंगे, जिस प्रकार के कार्य करने वाले लोग होंगे, उस प्रकार से बालक का भी सोच बनते चला जाएगा, उसकी भी प्रकृति बनती चली जाएगी, उसके भी विचार बनते चले जाएंगे और इस तरीके से उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर उसके वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है आहार। अब आहार, चूंकि हर प्रकार के बच्चे, जो भी बच्चे हैं, उनके शारीरिक और मानसिक विकास पे आहार का बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ आहार लेना जरूरी है। जैसे कि कहा गया है, अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो अर्थात उन्होंने स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए, स्वस्थ शरीर की महत्वपूर्ण विवेचना किया। अब स्वस्थ शरीर के लिए हमें आहार लेना जरूरी है। आहार मात्रा में नहीं बल्कि पौष्टिकता में लेना जरूरी है। बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है उसी समय से माँ यदि पौष्टिक आहार ले रही होती हैं तो बच्चा भी पौष्टिकता ग्रहण करता है और तंदुरुस्त रहता है और उसका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर ढंग से हो पाता है। जन्म लेने के बाद जब बच्चा माँ के स्तनपान के उपरांत अन्य चीजों को ग्रहण करना प्रारंभ करता है तो उस समय भी उसे पौष्टिक युक्त
अन्न या अन्य पदार्थ जब मिलते हैं तभी जाकर के उसका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर ढंग से हो पाता है। इसलिए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसका पोषण युक्त आहार लेना जरूरी है। नेक्स्ट है रोग या बीमारी। रोग या बीमारी भी बच्चे को विकास को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। अब आप देखते होंगे कि जो बच्चा बचपन में बहुत ज्यादा बीमार रहता होगा वह शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाता है, वह मानसिक रूप से भी कमजोर हो जा पाता है और वह सामाजिक रूप से भी पिछड़ जाता है, क्योंकि बार बार बीमार रहने के कारण, अधिकांशतः बीमार होने के कारण वह घर से बाहर नहीं निकल पाता है, संगी साथियों के साथ खेल कूद के मैदान में नहीं जा पाता है, विद्यालय शिक्षा अच्छे ढंग से ग्रहण नहीं कर पाता है, पास पड़ोस में नहीं जा पाता है, जिसके कारण उसका सामाजिकता भी प्रभावित होती है। तो इस तरीके से रोग या बीमारी भी बालक के विकास को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। इसके अलावा है बुद्धि। बुद्धि भी बालक के विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। एक अध्ययन में देखा गया है कि जो तीव्र बुद्धि वाले बालक होते हैं उनका जो विकास होता है वह मंद बुद्धि वाले बालकों की तुलना में काफी तेजी से होता है। इसका एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं। कई अध्ययन में पता चला है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो 11 माह की उम्र में ही बोलना प्रारंभ कर देते हैं, उनका भाषाई विकास हो जाता है। सामान्य बुद्धि के होते हैं वो 12-13 महीना में, मंद बुद्धि के होते हैं तो उनको 2 साल लग जाता है भाषा के विकास होने में। तो इस तरीके से बुद्धि भी विकास को काफी हद तक प्रभावित करती है। नेक्स्ट है यौन। देखिए कई अध्ययनों में भी देखते हैं और हम व्यवहारिक रूप में भी देखते हैं कि लड़कियों की जो विकास होता है वह शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में भी लड़कों की तुलना में तीव्र गति से होता है और बाद में किशोरावस्था के उपरांत लड़कों की शारीरिक लंबाई या मानसिक बुद्धि तीव्र गति से बढ़ती है, किसके तुलना में? लड़कियों की तुलना में। तो यहाँ कंपैरिजन किया गया है लड़कियों और लड़कों में कि लड़कियां जो होती हैं शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में लड़कों की तुलना में तीव्र गति से शारीरिक और मानसिक विकास ग्रहण करती हैं। उनका भाषाई विकास भी तीव्र गति से होता है लड़कों की तुलना में। नेक्स्ट होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखिए मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के ग्लैंड्स पाए जाते हैं और उन सब से एक विशेष प्रकार के रस का स्राव होता है। वह जो रस का स्राव होता है वह बालक के विकास को भी काफी ज्यादा प्रभावित करता है। यदि रस का स्राव कम हो तो विकास अवरुद्ध हो जाता है, रस का स्राव ज्यादा हो तो भी शारीरिक विकृति आ जाती है, मानसिक विकृति आ जाती है। इसलिए अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं वह भी बालक के विकास को कई प्रकार से प्रभावित करती हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला एक प्रमुख ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। इस ग्रंथि से विशेष प्रकार का रस का स्राव होता है। उसके द्वारा, उस रस के द्वारा बालक का हड्डी, दांतों का विकास, हड्डियों का विकास और संवेगात्मक व्यवहार, ये सभी चीजें प्रभावित होती हैं। किस ग्लैंड के माध्यम से? पैराथायराइड ग्लैंड के माध्यम से। किस चीज का प्रभावित होता है? हड्डियों का विकास, दांतों का विकास और संवेगात्मक व्यवहार। दूसरा एक ग्रंथि होता है, ग्लैंड पाया जाता है जो गले में पाया जाता है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। अब यह जो थायराइड ग्रंथि होती है इससे थायरॉक्सिन नामक रस का स्राव होता है। अब यह थायरॉक्सिन नामक जो रस है इसके स्राव से क्या होता है कि अगर इसका स्राव कम होता है तो बालक की लंबाई कम हो जाती है। रस का स्राव ज्यादा होता है तो लंबाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है। औसत होता है तो बच्चे की लंबाई औसत होती है। यानी कि थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो थायरॉक्सिन नामक रस होता है वह जो स्राव होता है वह बालक की लंबाई को प्रभावित करता है। नेक्स्ट एक ग्लैंड होता है जो महत्वपूर्ण होता है, वह जनन ग्रंथि, जनन ग्लैंड। यह क्या करता है कि बालकों में पुरुषत्व के लक्षण जैसे दाढ़ी मूंछों आ जाना, पुरुष जैसी आवाजें निकलना, इन सारी चीजों का विकास करता है और महिलाओं में भी स्त्रीत्व के लक्षणों का विकास करता है। किस ग्लैंड के माध्यम से? जनन ग्लैंड के माध्यम से। नेक्स्ट आपको विकास को प्रभावित करने वाले कारक है दुर्घटना, यानी कि एक्सीडेंट। आप देखते होंगे बचपन में ही अगर किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो किसी प्रकार की उसके अंदर अपंगता आ जाती है या ज्यादा शारीरिक विकृति आ जाती है तो उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास काफी ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि वह
लोगों से घुल मिल नहीं पाता है, सामान्य क्रियाओं में भाग लेने में परेशानी होती है। तो इन सब सारी चीज़ों के कारण चूंकि वो शारीरिक कठिनाइयों और शारीरिक कष्टों में ही ज़्यादा समय व्यतीत कर देता है, जिसके कारण उसके अन्य प्रकार के सभी जो विकास होते हैं वो प्रभावित होते हैं, वो अच्छे ढंग से हो नहीं पाते हैं। नेक्स्ट एक आ जाता है जैसे जन्म का क्रम। जन्म का क्रम, अब जन्म क्रम भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है कि आप देखते होंगे कि किसी परिवार में अगर प्रथम संतान जन्म लिया है, पहला बच्चा जन्म लिया है, तो उसकी विकास की गति जो होती है वह थोड़ा सा स्लो होती है, क्योंकि बालक अनुकरण करके सीखता है। तो उससे बड़ा कोई अनुकरण करने योग्य बालक नहीं रहता है जिसके द्वारा वह अनुकरण करके सीख पाए। इसके कारण क्या होता है कि उसका विकास थोड़ा सा प्रभावित होता है। अब पहले संतान के बाद जो दूसरा या तीसरा जो संतान होता है उस परिवार में, वह पहले संतानों की तुलना में तीव्र गति से विकास अर्जित करता है। मानसिक विकास भी अर्जित करता है, शारीरिक विकास भी अर्जित करता है, भाषाई विकास भी करता है, क्योंकि वह अनुकरण करता है अपने बड़े से। जो बड़े बच्चे होते हैं वो जिस प्रकार से खेल कूद रहे होते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, जिस ढंग से बैठते हैं या पढ़ते हैं, इन सारी क्रियाओं को वह देखता है और उसका अनुकरण करने का प्रयास करता है। परिणाम यही होता है कि उस पहले जन्म लेने वाले बच्चे की अपेक्षा दूसरा तीसरा जो संतान परिवार में होता है उसका भाषाई, मानसिक, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। इसके अलावा अगर जो वातावरण का एक घटक होता है जो बाह्य घटक के रूप में होता है, प्रकाश है, वायु है, शुद्ध जल है, इन सब सारी चीजें भी अगर बेहतर ढंग से बच्चे को मिल रहा है तो भी उसका शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। अगर अच्छे से हवा नहीं मिल पा रही है, मकान ऐसी जगह है जहाँ अच्छे से हवा नहीं मिल पा रही है, शुद्ध प्रकाश नहीं अच्छे से मिल पा रहा है, तो भी बच्चे अधिकांशतः बीमार हो जाते हैं और परिणाम यह होता है कि इसके विकास प्रभावित होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों को देखा कि वंशानुक्रम किस प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित करता है, वातावरण किस प्रकार से करता है, आहार किस प्रकार से करता है, रोग या बीमारी किस प्रकार से करता है, बुद्धि किस प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित करता है, यौन किस प्रकार से, और अंतःस्रावी ग्रंथियां किस प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित करता है। आशा करते हैं आपको ये महत्वपूर्ण जो कारक हैं ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।